Assalamu alaikum everyone. In this lecture we are going to study the feministic criticism into the lighthouse or how the Virginia Woolf portrays the traditional women role into the lighthouse. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसमें ये देखेंगे कि जो फेमिनिज़म है वो क्या है और ये इसको फेमिनिज़म को किसने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था। फिर देखेंगे कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वर्जीनिया वुल्फ ने अपने वर्क के अंदर फेमिनिज़म को शो करवाया है। लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। तो ये जो वर्ड फेमिनिज़म है इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूज़ किया था चार्ल्स फॉरियर ने 1837 के अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फेमिनिज़म इटसेल्फ है क्या, या फेमिनिज़म की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। फेमिनिज़म एक सोशल या फिर एक सोशल थेरी है या मूवमेंट है। अब इस मूवमेंट के ज़रिए क्या देखा गया था या क्या किया गया था कि किस तरह से हम जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उनके लीगल राइट्स को और उसके स्टेटस को किस तरह से हम एडवांस कर सकते हैं, बढ़ा किस तरह से करते हैं। अब वो लीगल राइट्स और उनका वो स्टेटस जो कि सप्रेस हो गया था ड्यू टू सेक्शुअल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से या फिर मैन डोमिनेटेड सोसाइटी की इनइक्वालिटीज़ की वजह से, ठीक है। बेसिकली हमने ये देखना है फेमिनिज़म के अंदर, ठीक, जो विमेन हैं उनका सोसाइटी के अंदर स्टेटस क्या है, क्या उनको उनके लीगल राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ जो है मेल को सारी प्रिविलेज मिल रही है और जो विमेंस हैं, ठीक है, वो सरप्रेस होकर रह गई हैं। ये तो हो गया हमारा फेमिनिज़म। अब हम देखते हैं कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म किसको कहते हैं, ठीक है। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या है, ये एक क्रिटिकल थेरी है। अब इस क्रिटिकल थेरी के अंदर क्या किया जाता है, मेल डोमिनेशन जितना भी है लिटरेचर के अंदर, कि किस तरह से लिटरेचर के अंदर जो है वो मेल डोमिनेशन दिखाई गई, उसको एनालाइज करना और फिर ये देखना कि किस तरह से सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल जो फोर्सेज हैं वो इस चीज़ से रिलेटेड है। यानी ये सारी फोर्सेज, चाहे वो सोशल हैं, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल हैं या साइकोलॉजिकल फोर्सेज हैं, वो किस तरह से मेल्स के साथ या मेन जो हैं उनके साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। अब अगर हम आए कि फेमिनिज़म जो है वो वर्जीनिया वुल्फ के साथ इसका क्या कनेक्शन है, तो जो ये वर्जीनिया वुल्फ हैं ये फाउंडर हैं मॉडर्न फेमिनिज़म की या फिर मॉडर्न फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से वर्जीनिया वुल्फ ने टू द लाइट हाउस में जो है वो फेमिनिज़म को पोर्ट्रे किस तरह से किया और किस तरह से इसका कन्वेंशनल यूज़ किया, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ ने वैसे तो बेसिकली बहुत सारी टेक्निक यूज़ की हैं, ठीक है, और डिफरेंट वेज़ में उसने पोर्ट्रे करने की कोशिश की और फेमिनिज़म को जो है वो शो करने की कोशिश की है। और उसने ये दिखाया है कि किस औरतों के साथ जो है वो किस तरह से ट्रीट किया जाता था, ठीक है, और फिर उनको क्या चैलेंजेस सामने आते थे उस सोसाइटी के अंदर, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जांपल लिली को जो है वो पेंटर बनने में बहुत मसले थे और जिस तरह से चार्ल्स टेंसले उसको कहता है कि वीमेन कांट राइट, कांट पेंट, ठीक है। और फिर हम ये देखेंगे कि जो है उस सोसाइटी के अंदर जो मैन हैं और वुमेन हैं उनका रिलेशनशिप किस तरह का है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पहले हम ये देख लेंगे कि फेमिनिज़म की वेव्स कितनी है। अगर हमने ये एनालाइज करना है, ठीक है, टू द लाइट हाउस में वर्जीनिया वुल्फ ने जो है वो फेमिनिज़म को किस तरह से जो है वो यूज़ किया है, तो हम पहले ये देखेंगे कि फेमिनिज़म की पहले वेव्स कौन सी थी, ठीक है, और कौन सी जो वेव है जो वर्जीनिया वुल्फ ने इस नावल के अंदर जो यूज़ किया है। ये नावल जब लिखा गया था तो वो कौन सी वेव थी का दौर था, ठीक है। तो फर्स्ट वेव जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, 1848 में स्टार्ट हुई थी और 1920 में एंड हो गई थी। सेकंड वेव कब स्टार्ट हुई थी, 1960 में और 1980 में एंड हुई थी। थर्ड वेव स्टार्ट हुई थी 1990 में और 2010 में ये एंड हो गई थी। अब हमने ये देखना है कि टू द लाइट हाउस जो है उसके अंदर कौन सी वेव को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो टू द लाइट हाउस की स्टडी से हमें ये पता चलता है इसमें फ़र्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म को रिप्रेजेंट किया गया। अब क्यों फ़र्स्ट वेव ऑफ रिप्रेजेंट को कैसे जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि अगर आप देखें कि फ़र्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म में क्या हुआ था। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म जो है वो लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में जो है वो इमर्ज हुई थी और उसका फोकस किस चीज़ पर था, विमेन सफरेज पर था, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे था, इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़ पे देखा था, ठीक है। अगर हम देखें कि ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो वर्जीनिया वुल्फ ने अपने नावल के अंदर जो है वो अच्छे से पोर्ट्रे किए हैं या नहीं, तो डेफिनेटली उसने अपने ये सारे एस्पेक्ट पोर्ट्रे किए हैं। अगर हम देखें विमेन सफरेज को, तो किस तरह से जो है वो मिसेस राम से जो है वो स्ट्रगल करती हैं अपने एज अ रोल एज अ वाइफ और एज अ मदर को। अब देखें कि ना
जिस तरह से है कि विमेन जो है वो राज़ी हो गई थी कि ठीक है, उनका ये रोल ही यही है कि वो सिर्फ घर में रहें और जो है वो हाउस होल्ड कोर्स करें और सिर्फ अपने हस्बैंड और अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करें। डैट इज़ इट, उनको अदर कोई राइट नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा देखें कि एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अब किस तरह से जो है वो विमेन जो थी उनको एजुकेशन से और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से महरूम कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल लिली ब्रिस्को, ठीक है, उसकी डिज़ायर थी आर्टिस्ट बनने की, ठीक है, और इंडिपेंडेंट होने की, बट उसको बार बार जो है वो सप्रेस किया जाता था। जैसे उसको चार्ल्स टेंसले कहते हैं कि वीमेन कांट पेंट कांट राइट। ठीक है, और इसी तरह से जो मिसेस रामसे थी उनकी एक जो है वो डीपेस्ट डिज़ायर थी कि वो भी एजुकेशन हासिल करें, ठीक है, वो भी हाईली एजुकेटेड हों, बट उनको जो है वो एजुकेशन फर्दर हायर एजुकेशन उनको हासिल ही नहीं करने दी गई। ठीक है, और इधर जो है हम लिली ब्रिस्को के साथ ये कोट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लिली इज़ स्ट्राइविंग फॉर द इंडिपेंडेंस एज अ फीमेल आर्टिस्ट, कि जो है वो फीमेल आर्टिस्ट के तौर पर उसको बहुत सारी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब बातें हैं कि किस तरह से इसको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से जो है वो वर्जीनिया वुल्फ ने दिखाई हैं। फॉर एग्जांपल के जो वीमेन हैं, ठीक है, उनको जो है वो उतना आज़ादी हासिल नहीं है। ठीक है, उनके ऊपर लिमिटेशन जो है वो आयद की जाती है। अब लिमिटेशन उनकी हद कि उनके चॉइसेस जो हैं वो भी अपने मर्ज़ी से नहीं बना सकती और उनको अपॉर्चुनिटीज़ तो वैसे ही नहीं दी जाती। फॉर एग्जांपल लिली जो है वो अगर आर्टिस्ट बनना चाहती है तो उसको इस चीज़ की चॉइस ही नहीं दी जाती। द पावर डायनामिक्स बिटवीन द मैन एंड द वीमेन इन द रामसेज हाउस होल्ड। अब पावर डायनामिक्स किस तरह से जो सारे डिसीजन थे, ठीक है, हाउस मेकिंग के सारे डिसीजन, ठीक है, वो कौन लेता था? मिस्टर रामसे लेता था। ठीक है, और जो मिसेस रामसे थी उनकी कोई सजेशन कोई नहीं लेता था। अगर हम इसको मज़ीद जो है वो डिटेल में स्टडी करें तो हम देखेंगे कि ना टू द लाइट हाउस में फेमिनिज़म की जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जैसे लिबरल फेमिनिज़म है और रेडिकल फेमिनिज़म है। ठीक है, तो उसको फेमिनिज़म की क्लासिफिकेशन को भी क्लियरली जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लिबरल फेमिनिज़म अगर उसमें देखें तो लिबरल का क्या मतलब होता है? इक्वालिटी। ठीक है, तो लिबरल फेमिनिज़म क्या है? इक्वालिटी है। अब इक्वालिटी किस चीज़ की? ये ना विमेन जो है वो ज़िंदगी की हर फेसेट में, हर जो है वो एस्पेक्ट में उनको इक्वल राइट मिलने चाहिए। वो इक्वल हैं, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो या फिर रिलीजियस हो। अभी इस नॉवल में किस तरह से दिखाया गया है कि ना अब ये चीज़ जो है वो औरतों को एक्सेस नहीं थी। ठीक है, उनको एजुकेशन नहीं हासिल करने दी जाती थी, जैसे कि मैंने पहले कहा, उनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। ठीक है, इन द नॉवल वुल्फ शोज मिसेस रामसे डिज़ायर, जैसे कि हमने पहले कहा है कि मिसेस रामसे की क्या डिज़ायर थी कि वो एजुकेशन हासिल करने चाहती थी और उनकी डिज़ायर क्या थी? इंटेलेक्चुअल परसुएट की थी। और फिर वर्जीनिया वुल्फ ने हाईलाइट क्या किया है कि ना विमेन को जो है वो हायर एजुकेशन से महरूम किया जाता था। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि वो वीमेन है, उन्होंने घर में रहना है, उन्होंने कौन सा बिजनेस करना है। ठीक है, तो जेंडर रोल के डिफरेंस की वजह से उनको जो है वो हायर एजुकेशन से महरूम लिखा जाता था। ओनली जो है मेल जो फिगर हैं, ठीक है, नॉवल के, वो एजुकेटेड थे। ओके, अब हम देखेंगे रेडिकल फेमिनिज़म। रेडिकल फेमिनिज़म क्या है? एक फ़िलासफ़ी है। अब इस एक ऐसी फ़िलासफ़ी जो किस चीज़ पे एम्फेसाइज़ करती है? पैट्रियार्कल रोल पे और फिर इनइक्वालिटी बिटवीन द मैन एंड वीमेन। पैट्रियार्कल रोल यानी वही मेल और फीमेल के रोल्स, और फिर किस तरह से मैन और वीमेन के अंदर जो है वो इनइक्वालिटी को दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इन द नॉवल लिली रिप्रेजेंट द आइडियलाइज्ड फेमिनिस्ट वीमेन। ठीक है, ये हमने पहले भी कहा जब कैरेक्टर स्टडी किए थे। ठीक है, तब भी मैंने कहा था जो लिली है, ठीक है, ये फेमिनिस्ट वीमेन को रिप्रेजेंट करती है। अब एज एन फेमिनिस्ट वीमेन या एज एन वीमेन हु वांट टू एक्वायर सक्सेस, हु वांट टू अचीव हर एम्बिशन, उसको हमेशा जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब वो चैलेंजेस दे कौन रहा है? ज़ाहिर है ये मेल फिगर जो है यही दे रहे हैं, और कौन दे रहे हैं? टू अचीव अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी मेल जो है उनको बर्दाश्त ही नहीं होता जो वीमेन है वो अपनी लाइफ में कुछ करें, कुछ अचीव करें। अब शुरू में नॉवल के दिखाया जाता है, ठीक है, जो लिली है वो एक पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही है या एक पेंटिंग बना रही है। ठीक है, अब उसका वही पेंटिंग बनाना उसकी स्ट्रगल को शो करता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। ठीक है, एज एट दैट टाइम आर्ट इज़ ओनली एक्सक्लूसिव टू मेल, क्योंकि उस टाइम पर यह समझा जाता था कि जो आर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मैन से रिलेटेड है,
ठीक है। इधर हम फिर से एक कोटेशन ऐड कर सकते हैं, वीमेन कांट राइट, वीमेन कांट पेंट। ठीक है, जैसे कि उसको चार्ल्स टेंसले बार बार डराता रहता था, मतलब वीमेन को जो है वो इनकरेज ही नहीं करना, बार बार उसको सरप्रेस करना है। ठीक है, कि ना आपने ये काम कर ही नहीं सकना। अब सारी स्टडी के बाद हम जो है वो किस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि ना जो वर्जीनिया वुल्फ है उसने हर तरीके से ये शो करने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है उस दौर में उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में विमेन को किस तरह से सरप्रेस किया जाता था, चाहे वो एजुकेशन हो, ठीक है, चाहे वो उसके कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, ठीक है, या फिर उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हो, ठीक है, या फिर उसके कैरियर से रिलेटेड हो, सब चीज़ों में उसको सरप्रेस किया जाता था। ठीक है। From this analysis we conclude that this novel is the feministic novel। तो हमने क्या कंक्लूड किया ये सारी स्टडी से कि ये क्या है, नॉवल जो है वो फेमिनिस्टिक नॉवल है। अगर आप लोगों को मज़ीद कोई क्यूरी है इस टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन आस्क इन द कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।